टाइप 7 में देख लीजिए। चलिए हम पूछ लेते हैं, जो नहीं बना होगा आप पूछ लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 श्रीमान दत्ता अपने 3 लाख, हम भी पहले बार क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है। श्रीमान दत्ता अपने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्ति के लाभ को, ठीक है, सेवानिवृत्ति का लाभ मतलब सेवानिवृत्ति के रूप में जो पैसा मिला जो कि 3 लाख रुपया था, उसको क्रमशः डाकघर और बैंक में 10% और 6% के ब्याज पर जमा किया। यदि उनकी मासिक ब्याज से प्राप्त आय इतना रुपया हो तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि में कितना अंतर है। कितना अच्छा सुंदर सा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा बात यह था कि मासिक ब्याज से प्राप्त आय 2000 मतलब मंथली दिया है। और यह जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये है आपका, ये मेरे समझ से वार्षिक होना चाहिए, अगर कुछ नहीं बोला तो। ये 10% और 6% क्या होना चाहिए, वार्षिक। और ये जो 2000 दिया है ये कौन सी दिया है, मंथली। तो इसको हम अगर सालाना अगर निकालेंगे तो 12 दूनी 24,000 रुपया हो जाएगा 1 साल का। अब डाकघर और बैंक में जमा राशि का अंतर, पहले ये देख लेते हैं कि डाकघर में कितना जमा किया या बैंक में कितना जमा किया। जैसे ही एक का निकलेगा तो टोटल में से घटा देंगे तो अंतर दोनों का पता चल जाएगा। तो मान लीजिए कि हमको डाकघर का निकालना होगा, नहीं, हमको अगर बैंक का निकालना होगा तो हम सबको क्या मान लेंगे कि डाकघर में ही जमा किए थे। हम 10% देख करके चेंज कर दिए हैं। तो तीनों के 3 लाख रुपया अगर हम डाकघर में ही जमा करते तो डाकघर तो हमको 10% के वार्षिक ब्याज देगा। तो तीनों के 3 लाख रुपया अगर हम डाकघर में ही जमा करेंगे तो 3 लाख का 10% कितना, 30,000 रुपया होना चाहिए था 1 साल का ब्याज। बट क्वेश्चन बोल रहा है 24,000, अंतर हो गया 6,000 का और यहाँ अंतर है 4,000 का, यानी कि 4 से 15 बार में। एक 1,50,000, 1,50,000 बैंक का निकल गया। नहीं, अब बैंक में इतना तो एकर मतलब डाकघर में कितना होना चाहिए, 1.5 लाख होना चाहिए। और दोनों का अंतर भी जोड़ जाड़ के कितना होगा, 3 लाख। जोड़ जाड़ के अंतर 3 लाख होगा। अंतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या पूछे भगवान जाने, कौन सा इसमें हम साइंस लगाए मुझे भी नहीं पता चला। चलिए 14 15 16 17 18 19, ध्यान दीजिए 19, 20,
साधारण ब्याज की 3 योजनाओं में क्रम में 52,000 रुपया निवेश किया गया। तीनों योजनाओं में टोटल पैसा लगाया है कितना? 52,000 रुपया। वार्षिक ब्याज दर क्रमशः 8%, 15% है। तो वार्षिक ब्याज दर 8% और 15% और 11% तीनों योजना का दिया है। 8, 15, 11। पहली स्कीम में 19,000 रुपया निवेश किया गया है। पहली योजना में जो है 19,000 रुपया का निवेश किया गया है। पहली योजना में 19,000 रुपया का निवेश किया गया है और टोटल 3 योजना में निवेश किया गया है, जिसमें से पहला में है 19,000, तो 9, 3, 12, 33। यानी कि बाकी जो अन्य 2 योजनाओं होगा, दूसरका और तीसरका, एकरा में तो टोटल तब 33,000 लगा होगा, क्योंकि 3 योजना में आप 3 अलग अलग LIC में, बजाज में वगैरह वगैरह, सहारा में आप 3 जगह पैसा लगाए, टोटल 52,000 रुपये लगा दिए हैं, जिसमें से पहले वाले में आप 19,000 रुपये लगाए थे। मतलब दूसरका तीसरका में टोटल 33,000 रुपये आप लगाए होंगे। अब आगे देखिए क्या बोलता है। पहले पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, एकरा पर है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% वार्षिक, और दूसरका में है 15% और तीसरका में है 11% वार्षिक। कर यदि 5 साल के बाद अर्जित कुल ब्याज 28,150 रुपया है 5 साल बाद, तो यहाँ से भी 2 रास्ते हैं। 5 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक दिया है, तो वर्ष से भी चल सकते हैं और 5 वर्ष से भी चल सकते हैं। आप जैसे कहिएगा वैसे ही चलेंगे। किससे चले? 5 साल से ही चले कि 1 साल से चले? बोलिए, 1 साल से कि 5 साल से? तो 1 साल से तो मतलब है कि 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, तो 28 दूनी 5630 रुपया। कुल ब्याज हो गया 5630 रुपया। 1 साल के बाद आपने जो भी पैसा लगाए थे 52,000 रुपया, तो 1 साल के बाद ब्याज मिलना चाहिए 5630 रुपया 1 साल का, क्योंकि 5 साल का दिया 28,150 रुपया। तो 1 साल के लिए 5 से भाग देंगे, 5 साल का था तो 5 से भाग देंगे तो 1 साल का निकल जाएगा, यानी 5630 रुपया 1 साल के बाद। अच्छा रुक जाओ, आपने पहले स्कीम में कितना लगाया था? 19,000 रुपया, और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। तो जाहिर सी बात है 19,000 का 8% भी ब्याज में इसमें शामिल होगा। तो 19,000 का 8% 19,852 से, यानी 1,520 रुपया। गलत बोले क्या? 19,000 रुपया जो स्कीम में आप लगाए थे उस पर तो 8% आपको मिला होगा ना 1 साल का ब्याज। तो 19,000 का 8% तो 19,852 से, यानी कि 1,520 रुपया। तो 1,520 और 10 30, 6 में से 5 गया 1, 4,110 रुपया जो ब्याज होगा वो कहाँ से आया होगा? दूसरका और तीसरका से? नहीं, बोलिए हाँ ना। यानी क्वेश्चन बड़ा सरल हो गया। कुल मिला के अभी तक गाय मुर्गा का जरूरत नहीं था, लेकिन अब गाय मुर्गा क्वेश्चन बन गया। कहा कि भाई मेरे टोटल 33,000 रुपया लगाए हैं, जिसमें से कुछ 15% और कुछ 11%, और वर्ष के अंत में टोटल ब्याज मिलना चाहिए 4,110 रुपया। तो ओकरा में कितना हम लगाए हैं? 15% पे, और कितना लगाए हैं? 11% पे। वैसे पूछा क्या इसमें? तो तीसरा में पूछ रहा है कि एकरा में कितना पैसा लगाए। तो तीसरका का पूछेगा तो हम मान लेंगे कि सब के सब एकरा में दूसरके में लगाए थे, तो सब के सब दूसरके में लगाए होंगे। तो भाई 3300 के 33,000 आप दूसरके पे, यानी कि कितना परसेंट पे? 15% पे लगा दिए होते। तो 33,000 का 15% निकालो तो 15 तिया 45 और 3 48, 15 तिया 45 और 4 49, 4950 रुपये का ब्याज तब तो मिलना चाहिए था। और हमको दिख रहा है यहाँ पे 4110 का। देखो तो कितने का अंतर आ रहा है? 840 का। यहाँ देखिए गाय मुर्गा के पैर में अंतर कितने हैं? 4% का। परसेंट हटेगा तो 2021। बहुत सरल सिंपल सा क्वेश्चन था। चले आगे बढ़े। चलिए 20 खत्म। चलिए अच्छा बात है, खत्म हो गया। तो चलिए टाइप 8 का नेचर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2,
सुनो एक बार, हम आपको बताए थे कि जो ब्याज होता है वो मूलधन का RT% ही होता है। बस इतने दिमाग में रखना था और इसी पर हमको हल करना है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो टाइप 8 का नेचर 1 में बोलते जाइएगा 1 2 3 3 4 4 अच्छा, आप क्या किए होंगे मुझे नहीं पता। क्या किए आप लोग? पहले दर निकाल लिए हैं? हाँ, दर पहले निकाले। और भी कुछ किया जा सकता है क्या? 400 रुपये की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से इतना हो जाती है। समान दर से कितने वर्ष में 550 रुपये की राशि इतना रुपया हो जाएगी? रेट परसेंट कांस्टेंट है। रेट परसेंट क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब आई जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P इंटू टी का। होगा कि नहीं होगा? यानी कि जो रेशियो ब्याज का होगा वही रेशियो P इंटू टी का होगा। दिमाग लगाते हैं, कोई जरूरी थोड़े है, करने के रास्ते बहुत है। एक तो आई बराबर RT%, तो वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, तो फिर आगे भी हल कर लेंगे। रास्ते बहुत है, लेकिन हम यहाँ पे जानबूझ के आपका दिमाग दौड़ा रहे हैं क्योंकि आगे इसका बहुत ज़रूरत है। तो 400 रुपये की राशि को 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाती है। तब देखिए जो रेशियो ब्याज का होगा, तब ब्याज यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको? 48। तो समान दर से कितने वर्ष में 550 रुपया 682 रुपया हो जाएगा? यहाँ पे कितना? 32, 132, यही होगा ना? 12 चौक 48, 12 से 11 बार में, यानी कि ब्याज का अनुपात है 4:11। तो यही रेशियो होगा P इंटू टी का भी। बोलो हाँ या ना? होगा। तो मूलधन है 400 रुपया, समय है 2 वर्ष। तो 400 P इंटू टी, और इसका तुलना किससे? 4 से। इसका P इंटू टी निकालना है, तो कैसे गुना? बोले सर कहाँ आप भी दिमाग फालतू दौड़ा रहे हैं। 11 दूनी कितना हो जाएगा? 2200 रुपया। तो ये हो गया P इंटू टी। तब P इंटू टी यानी कि P था यहाँ पे कितना? 550। तब 550 को कैसे गुना करेंगे कि 2200 आ जाएगा? 4 से। 4 से, यानी कि समय रहा होगा 4 वर्ष, क्योंकि वो P इंटू टी का मान आया है। गलत बोल रहे हैं? ये कब काम आएगा? जब डेटा आपको कैलकुलेटिव कर देगा तो ये सब चीज़ आपको काम आएगा। समझ में आ रहा है बात? ये जो आया आपका क्या आ रहा है? ये P इंटू टी रेशियो में, यानी मूलधन और टाइम का योगफल, गुणनफल रेशियो में ये है। और निश्चित राशि में हम देख रहे हैं फर्स्ट केस में मूलधन और टाइम का गुणनफल 400 गुने 2 होना चाहिए। तो 400 गुना 2 का तुलना किससे? 4 से। इसका निकालेंगे तो ये भी तो P इंटू टी का वैल्यू आएगा ना, बाद वाला। तो यानी कि मूलधन और समय का गुणनफल होना चाहिए 2200, जिसमें से मूलधन है 550, इसका मतलब समय कितना होना चाहिए? 4। और भी अनेक रास्ते हैं सोचने के लिए, है ना? मूलधन का RT% भी आप निकाल के हल किए होंगे। तो 400 से 48 यानी ब्याज कितना हो गया होगा? 48। और ये जो होता है किसका होता है? मूलधन। मूलधन कितना है? 400 का RT, R इंटू टी। टी कितना दिया है? यही होगा RT%। परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8 से 6 बार में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया? 6%। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया तो आप बता सकते हैं कि सामान्य दर से जो कि है 6%, 550 रुपये की राशि इतना हो जाएगी, कितने समय में हो जाएगी? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, अब ब्याज कितना हो जा रहा है? 132, और ये होगा 550 का ही RT%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना? 6, और टी कितना होगा जो हमको नहीं पता है। तो ऐसे आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका टी आएगा 5
5 बता दे, 6 10% वार्षिक ब्याज की निश्चित समय में। पहले सीख लिया जाए उसके बाद बताएंगे, नहीं पहले क्वेश्चन समझेंगे तब ना। हमको इतने बता दो 10% वार्षिक ब्याज का मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, हमको अच्छे से बता दो कि 10% वार्षिक ब्याज का मतलब क्या हुआ। 10% वार्षिक ब्याज का मतलब हम लिखे होंगे कि मूलधन होगा 100 रुपया, ब्याज मिलेगा 10 रुपया, समय रहेगा। मूलधन होगा 100 रुपया तो ब्याज मिलेगा 10 रुपया, कै साल में? तब मूलधन होगा 100 रुपया तो ये ब्याज हो जाएगा, माने 10:3 को 100:30 बोल सकते हैं। बोले 100 पे आप कहे गए तो बताते हैं। मूलधन होगा 100 रुपया तो ब्याज मिलेगा 10 रुपया 1 साल में ना। तो गधो बोलेगा कि 10 रुपया का ब्याज 1 साल में, तो 30 रुपया का ब्याज। चलिए नहीं समझ में आया आप लोग को, देखिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दिया है 10:3। तो आप बताओ ब्याज दिया है कितना? 3। अब मूलधन कितना है? अब ब्याज जो होता है मूलधन का RT% होता है ना भाई लोग। तो देखो परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो T बराबर कितना? अब बोलिए क्या किया जाए, तो इतना आसान चीज़ था, लेकिन जैसे आपको समझ में आए करिए। समझ में आया ना? चलिए 7 सेम ही चीज़ है, रुक जाओ कलम नहीं लगना है। अच्छा बताओ कि 100 रुपया में 6 ब्याज 1 साल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 6% वार्षिक ब्याज का मतलब मूलधन होगा 100 रुपया तो ब्याज मिलेगा 6 रुपया 1 साल में। तब मूलधन हो जाएगा 100 रुपया तो ये हो जाएगा 30 रुपया। तो 1 साल में 6 रुपया तो कै साल में 30 रुपया? 8। सीखिए 1000 रुपये की धनराशि को 5% वार्षिक दर की दर से निवेशित किया गया। यदि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ब्याज को मूलधन में ऐड कर देंगे, और CI बना रही तो 2000 रुपये का मिश्रण कितने समय में? 2000 का मिश्रण का मतलब ब्याज मिलना पड़ेगा 1000, चूँकि मूलधन है 1000, मिश्रण चाहिए 2000, एक में ब्याज होगा 1000। लेकिन कंडीशन यह है कि 10 साल बाद ब्याज को ऐड करना है, 10 साल तक मूलधन पर ही ब्याज लगेगा। तो 5% की दर से 10 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 10×5 = 50, 50%। 50% का मतलब आधा, तो 1000 का आधा 500, यानी कि मूलधन हो जाएगा तब अगले 10 साल बाद 1500 रुपया। पहले 10 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो 10×5 = 50% ब्याज। तो 1000 मूलधन था 1000, ब्याज हो जाएगा 50% यानी 500। तो 10 साल बाद 10 साल का ब्याज तो 500, लेकिन कह रहा है कि 10 साल के बाद ब्याज को मूलधन में क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो अगले अवधि के लिए जो मूलधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1500। 10 साल बाद जो मूलधन होगा वो 1500 होगा, और हर एक 10 साल बाद ऐड करना है। तो ध्यान दीजिए, अगर फिर से इसको 10 साल हम लगाते हैं तो 1500 का 10% 750, 750 का मतलब 2250, और होना चाहिए सिर्फ 2000। इसका मतलब 10 साल से कम में रहेगा, ये तो कंफर्म हो गया ना। और जब 10 साल से कम में रहेगा तो मूलधन पर ही ब्याज मिलेगा, ये भी कंफर्म हो गया, क्योंकि 10 साल बाद मूलधन में ब्याज को ऐड करना था ना भाई। तो 10 साल तो अगर रख देंगे तो 750 रुपये में ब्याज है, जैसे 750 ब्याज तो 2250 हो जाएगा, होना चाहिए था 2000। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैसा रहा 1500 रुपया ही रहा होगा, 10 साल से कम के लिए रहा होगा। तो भाई मेरे 1500 रुपया मूलधन है, और अब हमको जो ब्याज चाहिए सिर्फ 500 रुपया चाहिए, क्योंकि पहले हमने 500 रुपया तो ले लिए है ना, और कुल ब्याज हमको कितना चाहिए? 1000। इसका मतलब अगला जो भी समय के लिए रखेंगे उसके लिए ब्याज भी हमारे पास कितना होना चाहिए? 500। और ये जो ब्याज होता है वो होता है मूलधन का रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही रहेगा 5% RT%। परसेंट से 2 जीरो खत्म। अब 5 से 20 बार में 5 × 15, 5 × 20, 4×5 = 20/3 यानी 6.2/3। अच्छा, एक मिनट, क्या पूछा है? कितने समय बाद प्राप्त होगा? अच्छा कुल समय ना, तब तो टोटल समय
तो 10 साल उधर हो गया और बाकी जो ये 5 साल 500 के लिए ब्याज के लिए जो समय लगा वो आपका कितना लग रहा है 6.2/3 साल। तो टोटल समय बताइए कितना लग गया, तो 16.2/3 साल। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, आपसे हम पूछेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का मिश्रण बताओ क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा? मूलधन प्लस ब्याज, यही ना, मूलधन प्लस ब्याज। अच्छा, ब्याज का मतलब 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज पता होगा ना। 1 साल का ब्याज 10%, तो 2 साल का ब्याज 20%, 3 साल का ब्याज 30%, है ना। अच्छा, जब ब्याज होगा 20% तो अमाउंट कितना हो जाएगा? वो कैसे आया? 1 प्लस RT%। बोलेगे सर ये अभी भी नहीं समझ में आया। 1 प्लस 20% का मतलब 20 बटा, तो यही हो गया 120%। मिश्रण यही होगा ना। इसका मतलब हमारे पास दिमाग में एक बात आ गया कि जब भी होगा ये तो मिश्रण हुआ 1 + 20%, यानी कि मूलधन फ्रैक्शन में देख रहे हैं तो ये 1 था, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज यानी कि RT% हम ऐसा बोल सकते हैं, जो कि है मूलधन प्लस मूलधन का RT% ब्याज। यही होता है ना। मिश्रण बराबर क्या होगा भाई मेरे? मूलधन और ब्याज। तो ब्याज किसका होता है? मूलधन का RT%। तो P यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो गया? 1 + RT%। इसमें क्या रटना है? आप बताते हैं कि नहीं बताते हैं कि ब्याज जो होता है मूलधन का RT% होता है, ऐसा आप बोले हैं। तो हम बोले कि अमाउंट किसको बोलते हैं, तो आप बोलिएगा कि सर मूलधन और ब्याज को ही अमाउंट बोलते हैं। मैं बोला ठीक है, तो मूलधन तो जो है वो रहबे करेगा, साथ ही साथ ब्याज। अब ब्याज के लिए आप क्या बोल रहे हैं? मूलधन का RT%। तो मैं बोला इसको थोड़ा सा सुंदर अक्षर में अगर लिखना होगा तो P को बाहर ले आ जाइए, तो अंदर में क्या बचेगा? 1 प्लस, होगा कि नहीं होगा मिश्रण बराबर? तो मिश्रण बराबर P × 1 + RT%। तो कुछ भी रटना है नहीं, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं। तरीका नंबर 1, 800 रुपया 12% वार्षिक ऋण की दर से उधार लेता है A, और B इतना लेता है। दोनों का मिश्रण कितने समय बाद बराबर होता है? गधा ही बोलेगा कि सर मिश्रण बराबर होता है P × 1 + RT%। RT% होगा कि नहीं होगा? ब्याज मिश्रण जो होता है 1 + RT%। कैसे आया अभी हम आपको सामने करके दिखाएं। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। मिश्रण बराबर P × 1 + RT%, ये हो गया मिश्रण। और B का मिश्रण कितना हो जाएगा? P × 1 + RT%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10R × T%, और दोनों होना चाहिए आपस में बराबर, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज 10 रुपया, तो 2 साल का ब्याज 20 रुपया, 3 साल का ब्याज 30 रुपया। मुझे नहीं पता कितने समय बाद ये बराबर होंगे, दोनों होना चाहिए आपस में बराबर। 0 से 0 कट रहा है, और तो अब कटेगा नहीं ये, कोई बात नहीं। तो इधर हो जाएगा 80, इधर हो जाएगा 91, यानी कितना हो जाएगा? 11। इधर हो जाएगा 12 वाट 96, 9.60। इधर हो जा रहा है 9.1T। दोनों का डिफरेंस कितना हो जा रहा है? 0.5T। तो 0.5T बराबर 11, तो ये हटेगा, तो 5 दूनी 11 दूनी 22, यानी T बराबर कितना हो गया? मिश्रण को हमने बराबर किए और कुछ नहीं किए हैं। मिश्रण बराबर क्या होता है? तो मूलधन प्लस ब्याज। चलिए थोड़ा सा दिमाग और लगाते हैं। आप देखो इसमें समय तो दोनों के लिए सेम है। कितने समय बाद, तो जितने समय ये रखेगा पैसा उतना ही समय B रखेगा पैसा। दोनों का मूलधन अलग अलग है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है।
तो चलिए, जब समय कांस्टेंट हो गया तो आई जो डिपेंड करेगा वो सिर्फ डिपेंड करेगा P इंटू R% पर। गलत बोल रहे हैं क्या? कैसे कैसे होगा? आई डिपेंड करेगा P इंटू R% पर, तो ध्यान दीजिए। तो ये तो ब्याज का रेशियो आएगा ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो P इंटू R%, तो 800 का 12%, तो 12 वाट 96, और इसका 91 का 10% कितना आएगा? 91। यह हमारा क्या आया? P इंटू R%, और यही रेशियो क्या चीज़ का होगा? ब्याज का। बोलिए हो ना, होगा ना। अच्छा, ब्याज यहाँ पे बताइए कि 8% की दर से इसका ब्याज होगा 800 का 12%, कितना? 12 वाट 96, 1 साल के लिए। 1 साल के लिए नहीं हो रहा है ना। अच्छा, एक और चीज़ इसका, लेकिन ये भी नहीं हो रहा ना। देखते हैं, 1 मिनट। इन दोनों का ब्याज में अंतर होगा 12 वाट 96, और इसका तो होगा 91, यानी कि 5 का, और यहाँ भी रेशियो में भी इसका आ रहा है 5 ना। इसका निकालना है तो 96, यानी पहले वाले का ब्याज होना चाहिए 96, कुछ तो सोचा जा सकता है। चलिए, अब उतना टाइम नहीं है कि ज़्यादा सोचें, आगे बढ़िए। 10 करौस वर्षों की न्यूनतम संख्या बता दीजिए। कम से कम समय हमको बताइए जो कि 2600 रुपये पे इतना ही % की दर से राशि जो आना चाहिए, एक पूरी संख्या में आना चाहिए। एक में साइंस तो कुछ लगाया नहीं क्वेश्चन में। मूलधन बोला है कि 2600 होना चाहिए, और यहाँ देखिए 6.2/3% का मतलब होता है एक, ये 6 है ना, 1/15 हो जाएगा, 6.66, यानी 1/15। तो ध्यान दीजिए, मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज निकालना होगा तो 1 से गुना। साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथावत पूरी संख्या हो जाएगी। ध्यान दीजिए, अगर इतना % वार्षिक ब्याज का मतलब हुआ, मूलधन होगा 15, तो ब्याज मिलेगा 1 साल का। लेकिन कह रहा है कि कम से कम कितना साल के लिए पैसा रखें कि जो ब्याज आना चाहिए ना पूरा संख्या में आना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो दशमलव में नहीं आना चाहिए कर मतलब पूरा पूरी कटना भी तब चाहिए। अभी तक पूरा पूरी नहीं कट रहा है कि कट रहा है। 5 तिहाई 15, 5 बीसे 100, अभी भी फंस गया। अभी 3 हटाना पड़ेगा। 3 तबे हटेगा जब यहाँ पर 3 आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हमको देखो 1 साल का ब्याज तो 1 रुपया,
2 साल के लिए रखेंगे तो 2 रुपया, 3 साल रखेंगे तो 3 रुपया, लेकिन हमको 3 से कटने वाला चाहिए तो हम चाहेंगे कि 3 का मल्टीपल में ही रखें। तो एक ऑप्शन है 3 और एक ऑप्शन, चलिए हमको लगा 6 भी है, ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ दिया, इसको एक जगह 6 भी देना चाहिए था। मान लीजिए कि यहाँ 6 साल होता तो हम 6 साल भी कट रहा है 3 से, 3 साल भी कट रहा है 3 से, लेकिन हम 6 साल को नहीं लेते क्योंकि क्वेश्चन का कंडीशन है कि कम से कम कितना समय के लिए रखेंगे। उस वर्षों की न्यूनतम संख्या बताइए, मतलब वह कम से कम समय बताइए जिसको 2600 रुपया को अगर हम 6.2/3% की दर पर लगाएं तो जो ब्याज की राशि मिलना चाहिए, जो ब्याज आना चाहिए वह पूर्ण संख्या में आना चाहिए। तो अगर 1 साल के लिए रखेंगे तो ब्याज तब तो 1 रुपया मिलेगा और यह पूर्ण संख्या में ब्याज नहीं आ रहा है, दशमलव में आ रहा है। 2 साल के लिए रखेंगे तब वो पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, 3 साल के लिए रखेंगे तब ये आ सकता है। अच्छा एक बात बताइए, आप बोलिएगा कि सर अगर 1.5 साल के लिए रखेंगे तो क्या होगा? 1.5 साल के लिए अगर रखेंगे तो 3/2, और 3/2 का मतलब 1 साल के लिए 1 ब्याज, तो 3/2 के लिए 3/2 ब्याज, 2 से 2 भी कटम। क्या ये पूर्ण रूप में ब्याज नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए, तो उस वर्षों की न्यूनतम संख्या पूछा था तो हम बोले कि 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष हो सकता है ना। तो ये डिपेंड किस पे करता है? ये सब ऑप्शनों पे ध्यान रखना है कि ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, समझे। अब ऑप्शन यहाँ दिया है 3 साल है, वो 6 साल, तो 6 साल भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम कितना हो सकता है? हाँ, अगर यहाँ पे बोलता उस वर्षों की न्यूनतम पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, तब फिर होता 3 साल। समझ रहे ना। चलिए हटाइए, ज़्यादा माथा नहीं लगाना है। 11, 12, 12 अगर नहीं भी बना है तो छोड़ दीजिएगा, आगे आएगा ये टाइप। अभी था इसलिए जानबूझ के डाल दिया गया बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। 13 बता दें। 1500 रुपये की एक राशि x महीना के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई, ब्याज की दर 1/8% है और राशि बढ़कर इतना हो जाती है, एक मतलब मिश्रण है ना, तो x का मान बताइए। देखिए कैसे आप लोग बताएंगे। 1500 था, 1590 हो गया, यानी ब्याज कितना मिला? और ये जो ब्याज होता है वो क्या होता है? मूलधन का RT%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/8 इंटू T है x महीना, लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगा। ये x महीना दिया हुआ है और सब चीज़ क्या चीज़ में है? वर्ष में है। तो यूनिट का मैथ में एकदम ध्यान रखना पड़ता है। तो इसको भी भाग लगा दी 12 से तो वर्ष में हो गया, और चाहे एकरा से गुना कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। P इंटू RT% है ना, यही होगा ना। ब्याज जो होगा मूलधन का RT%, तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। 15 से 6 बार में अच्छा x² बराबर मास्टर साहब अभी यंग है, नए नया है, इसलिए पूरे फुल फॉर्म में देख रहे हैं। धीरे 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 डाउन हो जाएंगे। $576 आ रहा है। आइए कर क्या होता है? तो x² बराबर 576, तो x बराबर ±24। तो हम माइनस वाला नहीं ना लेंगे, ब्याज ऋणात्मक नहीं ना हो सकता है दर। हाँ, नहीं तो पता चला कि उल्टा देना ही पड़ जाएगा। आप पैसों देंगे और ब्याजो हम ही देंगे। देखो फिर से यहाँ क्वेश्चन वही बोला है कि एक राशि 50% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने वर्ष में स्वयं का 4 गुना से भी अधिक, एक रास्ता है, जैसे दिमाग लगे बनाओ, ऐसा मत सोचना है।
इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा तीर नहीं चलाया जा सकता, इतना छोटा क्वेश्चन है कि 1000 तरीके से सोचना शुरू करेगा तो कर सकता है। देखो 50% प्रतिवर्ष की दर से, 50% का मतलब हो गया मूलधन होना चाहिए 2, तब ब्याज होना चाहिए 1, कितने समय में? 1 साल में। तो एक मतलब मूलधन कितना हो जाएगा? 3। गलत बोले क्या? अब यहाँ से भी कई रास्ता है, तो कह रहा है कि कम से कम कितने पूर्ण वर्ष में स्वयं के 4 गुना से अधिक, तो स्वयं का 4 गुना होने का मतलब मूलधन होना चाहिए नहीं। अब यहाँ से भी कई रास्ता है भाई लोग। 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है 1 साल में, तो 7 रुपया का ब्याज मिलेगा। बोले ये कैसे हो रहा है? अब ये देखो 2 था 3 हो गया, यानी ब्याज कितना मिल रहा है? 1। 50% प्रतिवर्ष 1/2, 1/2 का मतलब मूलधन 2, तब मूलधन 3, यानी ब्याज मिलना चाहिए 1 साल में। यानी 1 रुपया के ब्याज मिल रहा है 1 साल में, तो 2 रुपया का चीज़ 8 रुपया हो जाएगा। 2 रुपया का चीज़ 8 रुपया हो जाएगा, तो ब्याज 6 मिलेगा ना। तो 6 रुपया का ब्याज कै साल में? तो बोलिएगा 6 साल में। 6 रुपये का ब्याज कै साल में? 6 साल में। तो लेकिन दुगना नहीं ना होना चाहिए, 4 गुना नहीं ना होना है, 4 गुना से भी अधिक होना चाहिए। तो कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं के 4 गुना से अधिक हो जाएगी? तो देखो अगर 7 वर्ष में हम पूछे तो कितना हो जाएगा? 7 ब्याज मिलेगा, तो 7 अदू 9, दुगना से भी अधिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिमाग काम नहीं कर रही लोग पे। मूलधन है 100 रुपया, 50% प्रतिवर्ष, यानी कि ब्याज मिलेगा 50 रुपया, कितने समय में? 1 साल में। यानी 1 साल में 50 रुपया ब्याज। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 गुना से भी अधिक होना चाहिए धन, तो 4 गुना तो इसका 400 हो जाएगा। चार गुना से भी अधिक होना चाहिए, ये तो 4 गुना ही है। खैर 4 गुना होने में इसको कितना समय लगेगा ये पता कर लेते हैं। 4 गुना होने का मतलब 100 का चीज 400, यानी ब्याज मिलेगा 300। तो भाई मेरे 50 रुपया का ब्याज मिल रहा है 1 साल में, तो 300 रुपया का ब्याज मिलेगा कै साल में? 6 वर्ष में। तो क्या 6 वर्ष में 4 गुना से अधिक हुआ है? नहीं हुआ है। हमको 4 गुना से भी क्या करना है? अधिक कर देना है। तो इसका मतलब कम से कम 6 साल से भी ज़्यादा लगना चाहिए। नहीं 6 साल में तो नहीं, आप पूर्ण संख्या में बताना है रे भाई मेरे। तो 6 साल में तो 4 गुना हुआ है, 4 गुना से अधिक होना चाहिए, जितना आप ज़्यादा हो जाए वो 0.1 0.2 या फिर जितना ज़्यादा हो जाए, लेकिन 5 गुना नहीं होना चाहिए, 4 गुना से अधिक होना चाहिए। तो 4 गुना से अधिक, तो 4 गुना होने के लिए तो उसको 6 साल लग रहा है, तो उससे भी अधिक होने के लिए यानी 6 साल से भी ज़्यादा। लेकिन पूर्ण संख्या में बताना है कितने पूर्ण वर्षों में, तो 6 साल से जो भी पूर्ण वर्ष कम से कम 1 साल लेंगे तो 7 साल। तो 7 साल में 4 गुना से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 6 साल में तो 4 गुना हो जा रहा है, तो 4 गुना से ज़्यादा होने में 6 साल से ज़्यादा लगेगा, यानी कम से कम कै साल? 7 साल। यही तोता वाला पढ़ाई से दिक्कत है। ये शेष है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है। इसका क्या महत्व है वो नहीं पता है। 18/5 किए तो 18/5 में 5 क्या है, 18 क्या है। रियल लाइफ में इसका क्या महत्व है कुछ पता नहीं है, कैसे होगा। देखिए 15 तो लगता है अभी रिपीट हुआ है। 16, देखिए यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर, तब मूलधन के 30% का मतलब मूलधन होगा 30, तब ब्याज होना चाहिए, मूलधन होना चाहिए 100, तो ब्याज होना चाहिए 30। 6 वर्ष का साधारण ब्याज
मूलधन के 30%, तब ब्याज और मूलधन कितने समय बराबर होंगे? क्या क्या क्वेश्चन पूछता है लोग। 6 वर्ष का साधारण ब्याज 30 रुपये है ना भाई लोग। तो कह रहा है कि तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे। मूलधन है 100 रुपया, तब ब्याज भी हो जाना चाहिए 100 रुपया, है कि नहीं। अब आप खुद बताइए कि 30 रुपया का ब्याज मिलने में कै साल, तब 100 रुपया का ब्याज मिलने में कै साल। नहीं समझ में आता है सर हम लोग को इतना जल्दी। 30 रुपया का ब्याज 6 साल में, तो 100 रुपया का ब्याज कै साल में। बीस साल में। ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लीजिएगा। 6 वर्ष का मूलधन का 30%, यानी मूलधन होना चाहिए 100 तो ब्याज होना चाहिए 30। ब्याज जो होता है मूलधन का RT%, मूलधन का RT% 30% आई इंटू, लेकिन हमको मूलधन बराबर करना है ना, ब्याज मूलधन के बराबर हो जाना चाहिए। ब्याज मूलधन के बराबर यानी 100 रुपया होना चाहिए, है ना। ब्याज जो होना चाहिए वो 100 रुपया होना चाहिए, यानी मूलधन के बराबर होना चाहिए, जो कि मूलधन है कितना 100। P इंटू माथा पीछे 17 बता दे। 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपया पे साधारण ब्याज, इतना रुपए का साधारण ब्याज इतना रुपए कम होगा। चलिए, अच्छा तो बात बोला है भाई मेरे, क्या दिक्कत है। इतना इजी क्वेश्चन को भी आप लोग ऐसे ऐसे पूछेगा तो कैसे काम चलेगा। 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपये पर जो साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज जो होगा वो 2460 रुपये के साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ठीक है। साधारण ब्याज की तुलना में जो 2460 रुपये का जो साधारण ब्याज होगा वो 162 रुपया कम होगा। मतलब 2460 रुपया का जो साधारण ब्याज होगा वो एकड़ ब्याज से अभी भी 162 रुपया कम है। तो लिया गया समय क्या है, तो दोनों के लिए समय सेम है कर, मतलब होना भी चाहिए। एक और देखिए, एक जगह आप पैसा 3000 रुपया लगाए हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, एक जगह पैसा आप 3000 रुपया लगाए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है, और एक जगह पैसा आप लगाए हैं 2460 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की साधारण ब्याज की तुलना में इतना रुपये कम है। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की तुलना में इतना रुपये के साधारण ब्याज इतना रुपये कम है। लिया गया समय वर्षों में ज्ञात कीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट तब अलग अलग होना चाहिए ना। कुछ गड़बड़ है, देख लेते हैं। टाइप 8 नेचर 1, सिंपल इंटरेस्ट टाइप 8, टाइप 8 का नेचर 1 चल रहा है ये 17 नंबर। The simple interest on 2460 will be 162 rupees less than the simple interest on 3000 at the rate of 5% by simple rate. Find the time taken in years. 5% प्रति वर्ष साधारण की दर से 3000 रुपया पर साधारण ब्याज की तुलना में 2460 रुपये का साधारण ब्याज, लिया गया समय वर्षों में ज्ञात कीजिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2460 will be 162 rupees less than the simple interest on 3000 at the rate of 5% per annum simple interest.
5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3,000 रुपये पर साधारण ब्याज 5% प्रति वर्ष 2660 रुपये का समय कितना रुपये कम होगा लिया गया समय। लगता है कुछ एरर है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। 18 क्या बता दें, 19 मूलधन का 80% दोनों तरफ बराबर किया गया है ब्याज। कई रास्ता है, 4% की दर से 10,000 रुपये पर उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 5% की दर से 4 वर्ष में इतना रुपये प्राप्त होता है। तो 5% की दर से 4 वर्ष का 8,000 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा? 5 का 20, 8 दूनी 16। तो ये 4% की दर से 10,000 का कितना, 4 वर्ष 1,600 रुपया बराबर हो जाएगा दोनों। 20, 21 तो अभी बताए थे। 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर होगा, यानी मूलधन होगा 100 रुपया, तब ब्याज होगा 25 रुपया 1 साल में। 5 वर्ष तो 5 वर्ष में, तो कह रहा है कितने वर्ष में ब्याज जो होगा मूलधन के बराबर होगा, यानी ब्याज होना चाहिए कै रुपया। तो गधो बोलेगा कि सर 25 रुपया का ब्याज मिल रहा है 5 साल में, तो 100 रुपया के ब्याज मिलेगा कै साल में। ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे लिख लेना, 25% का ब्याज, यानी ब्याज है 25 रुपया किसका, मूलधन का RT% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये 2 स्टेप में करना पड़ेगा, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो मूलधन का RT% 5 वर्ष है ना, तो सबसे पहले यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिएगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा तो फिर एक बार जो ब्याज लेना है वो किसका लेना है, मूलधन के बराबर ब्याज होगा। यानी कि सेकंड केस में ब्याज हो जाएगा 100 रुपया, मूलधन तो उतना ही रहेगा, कितना, 100 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वहाँ रख दीजिएगा कितने वर्ष में, यहाँ पे समय आपसे पूछा गया। तो ये गधा लोग करेंगे इतना काम, एक स्टेप का ये क्वेश्चन है। 25 रुपया का ब्याज 5 साल में, तब मूलधन के बराबर यानी 100 रुपया का ब्याज कै साल में। काय माथा पे ज़्यादा लगाना है। 22, 23, 24 बता दें, पीछे पलटिए होगा कहीं पे, पीछे पलटिए कहीं होगा। तो ये तो गधा लोग है, पूछा हम तो बता देंगे। अरे सेम क्वेश्चन सेम डेटा भाई। क्या 7 गुना है, इससे प्राप्त साधारण ब्याज पहले का 7 गुना है। तो ब्याज होता है मूलधन का RT%, एक निश्चित राशि X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि इसी धनराशि को, धन भी सेम है, तो बोले थे कि P और P को हटा दो, यही वर्ड हम बोले थे। हाँ, जब हम लिख रहे थे ना तो एक बार हम P लिखे थे, फिर जैसे ही बोला P तो हम बोले काम करो ना यार, दोनों सेम है तो इसको हटा दो, काहे ला लिखोगे। लेकिन आप लोग तो पूछेंगे तो हम तो बतेबे करेंगे। मूलधन ब्याज जो होता है मूलधन का RT%, मूलधन तो सेम है का R, रेट ऑफ इंटरेस्ट है X% R इंटू T, RT% इधर होगा ये ब्याज। और सेकेंड केस में जो ब्याज है वो क्या है, यदि इसी धनराशि को 3x% वार्षिक, मूलधन का RT% I इंटू Y अधिक वर्षों के लिए, तो इधर समय था 3 वर्ष, तो इधर हो जाएगा 3 प्लस, और ये जो ब्याज होगा तो इससे प्राप्त साधारण ब्याज पहले का 7 गुना। तय करो 7 गुना करो ना, हो जाएगा आपस में। देखो 3x से 3x कट जाएगा, 3x से 3x कट जाएगा, परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 7 में से 3 चल जाएगा, तो y का मान 4 आ जाएगा।
25 25। चलिए नेचर 2 भी शुरू हुआ था ना। हाँ तो जल्दी जल्दी बोलिए। 1 2 3 4 5 6 6 7 7। क्या किए हैं आप लोग? बनाए तो होंगे, हमको ही पता है। इसमें तो कोई शक संदेह नहीं है कि आप लोग और नहीं बनाएंगे। दोगुना हो जाती है। देखो ये क्या बोल रहा है, माने 1 अनुपात। तो कह रहा है कि ये देखो 8 से 7 होने का मतलब 8 सते 56। तो कितने समय में ही हो जाएगा? धन वही नहीं है, धन अलग अलग है, लेकिन जैसे ही 7 गुना किए तो ये दोनों हो जा रहा है आपस में। तो हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है कई साल में। तो 7 गुना का मतलब कितना ब्याज चाहिए, कितना साल में? आप ऐसे भी कर सकते हैं। यदि 500 रुपया 2 वर्ष में इतना हो तो बताएं कि कितने वर्ष में 800 रुपया इतना रुपया हो जाएगी। यानी कि जो दर है वो दोनों के केस में बराबर है। तो दोनों केस में जब दर बराबर होगा तो ये डिपेंड करेगा आई, वो सिर्फ P इंटू टी पर डिपेंड करेगा। यानी कि जो रेशियो आई का होगा वही रेशियो P इंटू टी का होगा। तब P इंटू टी, यहाँ तक P इंटू टी नहीं है, लेकिन आई यहाँ भी मिल जा रहा है और यहाँ भी मिल जा रहा है। चलो देखो, तब फर्स्ट केस में ब्याज है कितना, 500। सेकेंड केस में ब्याज 8 6 48, नहीं हाँ 4800 ना हो जाएगा। तब 4800, 0 से 0 खत्म। यानी कि ब्याज का रेशियो हो जाएगा 5:48। तब ब्याज का रेशियो यही होगा। तब P इंटू टी का भी तो यही होगा, हाँ या ना? तो हमारे हिसाब से फर्स्ट केस में P इंटू टी है 500 गुने 2 और यहाँ पे रेशियो में दिख रहा है 5। सेकेंड केस का P इंटू टी निकालना है, कैसे गुना? 48 से। 48 दूनी 9600। तो बोलिए कि 800 को कैसे गुना कर दे कि 9600 हो जाए, क्योंकि वो P इंटू टी है, जिसमें से P है 800 तो T कितना होना चाहिए? एक और क्वेश्चन ऐसा तो आगे किया था, बताए थे सेमी लॉजिक पे, समझ रहे हैं? तो कुल मिला के हम आपका चाह रहे हैं कि दिमाग पूर्ण रूप से सेटल हो जाए इस तरीके से। क्या रेशियो? वो देखो अलग अलग नहीं होता ना, तो 1:7 के बदले 2:5 या कुछ और होता तब वैसे नहीं होता, लेकिन दोनों सेम हो जा रहा था इसलिए कर दिए। ये 8 सते 56, 1:7, इधर 5 अनुपात यानी 1:2। तो यहाँ एक ब्याज मिल रहा है ना, कितने साल में? 2 साल में। क्या मतलब नहीं समझे? हाँ नहीं बनता, तब कैसे बनता जे बताते हैं। देखो अब कैसे करना होता जो हम बता रहे, देखो दिमाग लगाओ। ए बेवकूफ़ लोग सुनो इधर, क्वेश्चन को सेट करना है हमको। मैं बोला काश ऐसा क्वेश्चन होता कि बताओ कोई धन 2 वर्ष में दुगना हो जाता है तो वही धन कितने वर्ष में इतना गुना हो जाएगा। अगर ऐसा होता, धन मैंने सेम रहता तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। तो बनाते हैं कि धन सेम करने का कुछ मत करो, इसको 5 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40 यानी 4000। और इसको 8 से गुना कर देंगे तो ये भी हो जाएगा, और जब इसको 8 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा, और इसको 5 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा इतना। अब धन जब सेम हो गया तो क्वेश्चन बन गया आराम से कि कोई धन 2 वर्ष में क्या होता है, 4 दूनी 8 यानी दुगना ना। 2 वर्ष में दुगना, दुगना होने का मतलब ब्याज कितना मिल रहा होगा? 1। तो वही धन वही है कि नहीं है? तो ये 4 से 56 गुना 5 हो गया, कितना हो गया? रुको 14 पचे 70,
ये है 4000 ना, 8 पचे 40, 4000 है कि नहीं है। आइए देखो कितना हो रहा है, 5 छः के 30, 25, 5 पचे 25 और 3 28, यानी कई गुना हो रहा है, 7 गुना। तो क्वेश्चन क्या बना कि कोई धन 2 वर्ष में दोगुना हो जाता है। देखो 4000 से हो गया 8000, यानी कोई धन 2 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो वही धन हुआ कि नहीं, वही धन कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। नहीं है 7 गुना, अरे 4000 का 7 गुना है कि नहीं 28, तो वही धन कितने वर्ष में 7 गुना होगा। 7 गुना का मतलब ब्याज कितना मिलना चाहिए, तो 2, अच्छा उल्टा लिख दिए, 2 वर्ष में मतलब 1 ब्याज मिल रहा है 2 वर्ष में, तो 6 ब्याज मिलेगा कई वर्ष में। कर सकते हैं ना ऐसे, हाँ कर सकते हैं। यही क्वेश्चन ही पूछ रहे थे कि ऐसे होता तो कैसे करते हैं। चलिए आगे, 8 9 10 11 11 12 13 14। देखो यहाँ हम दिमाग लगवा देते हैं, 5 वर्ष में दुगना, दुगना होने का मतलब देखो 100 का चीज कितना हो जाएगा। एक काम करो, इसको 500 मान लो, ठीक रहेगा, इसको 1000 मान लो, धन सेम हो जाएगा का। नहीं समझे, 500 का है मूलधन माने कि, अच्छा सॉरी, हाँ 300 मानेंगे। 300 इसलिए मानेंगे 5 वर्ष में दुगना है, 3 दूनी 600, कि धन दोनों जगह क्या हो जाए। और जैसे ही धन बराबर है तो क्वेश्चन बन जाए कि कोई धन 5 वर्ष में दुगना, तब वही धन कई वर्ष में 8 गुना। 300 से हो जाएगा 2400, यानी कई गुना ये है 8 गुना। तो एक मतलब 5 वर्ष में दुगना, दुगना का मतलब देखो यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है, या ऐसे बोलो 5 वर्ष में दुगना का मतलब ब्याज कितना मिल रहा है 1, तो कितने वर्ष में 8 गुना, यानी ब्याज कितना चाहिए 5 वर्ष में। ये हम उल्टा काहे लिख रहे हो, 5 वर्ष रुपया, अच्छा 1 रुपया का ब्याज मिलेगा 5 वर्ष में, तो 7 रुपये का ब्याज मिलेगा 35 वर्ष में। समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं, यही तरीका नहीं, इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, आपको दिमाग में जो आए कर लेना, सब तरीका ठीक है अपने आप में। पंद्रह 15 बता दे, नहीं वाले चुप रहिए। 15 देखिए, तब हम देख रहे हैं ना कि यहाँ वर्ष और माह है, हमको समझ में आता है ना आपका प्रॉब्लम कहाँ है। 15 वर्ष में 5 गुना, तो उसी धन राशि, धन सेम हो गया कितने 12 गुना, तो गधा भी बोलेगा कि 5 गुना का मतलब 4 रुपया का ब्याज मिल रहा है 15 वर्ष में, तो 11 रुपया का ब्याज मिलेगा कई वर्ष में। वर्ष और माह, आई लगता है क्वेश्चन हम सोल्व भी कराए थे हैं का। 5 गुना 15 वर्ष, ठीक 15 वर्ष में 4, अच्छा 4 रुपया का ब्याज मिल रहा है 15 वर्ष में, तो 11 रुपये का ब्याज, पता नहीं कहाँ है, सब उल्टे लिखाइए रहा है। 11 रुपये का ब्याज कई वर्ष में, तो 4 चौके 16, 1 41 साल 3 महीना। इसको सीखना पड़ेगा कि वर्ष को महीना में कैसे बदलते हैं, महीना को वर्ष में कैसे बदलते हैं। उसके लिए आपको पहला दूसरा क्लास के टीचर भी जाइएगा तो समझा देगा। 16 आगे बढ़ने के लिए बड़ा सरल तरीका है, अपना कमी को देख लो कि मेरा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, बस उसको दूर करते चल जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि लगभग चीज़ समझ में आने लगेगा, लेकिन ढोते चलोगे तो कई दिन ढोगे। 16 17 18 20 वर्ष में 6 गुना, एक मतलब कि 5 रुपया का ब्याज मिल रहा है 20 साल में, तो 4 रुपया का ब्याज मिलेगा, यही पूछ रहा है लोग। 19
यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगना हो जाता है, 16 वर्ष में दुगना तो 8 वर्ष में, यानी कि 16 वर्ष में 1 रुपया के ब्याज मिलेगा। दुगना होने का मतलब ब्याज मिलना चाहिए 1, तो वह 8 वर्ष में कितना हो जाएगा बाद में बताएंगे। 8 वर्ष में कई रुपये का ब्याज मिलेगी, निकाल लेते हैं 1/2। अगर 16 वर्ष में दुगना होता है, 16 वर्ष में दुगना होता है का मतलब ब्याज मिलना चाहिए 1 रुपया, तो 16 साल में 1 रुपया का ब्याज, तो बच्चा भी बोलेगा कि 8 साल में उसका आधा मिलेगा। नहीं मिलेगा, आधा मिलेगा। तो 8 साल में ब्याज तो आधा मिलेगा, तो धन कितना होगा? धन था तो 1 रुपया, धन था कितना? 1 रुपया। 8 साल में ब्याज मिलेगा आधे रुपया, तो धन हो जाएगा 1.5 रुपया। और 1.5 रुपया का मतलब हम कहेंगे धन कै गुना होगा? 1.5 गुना होगा। 20 कितना आ रहा है आंसर? कह रहा है एक धनराशि 7.5 वर्ष में अपने आप का इतना गुना हो जाती है, तो इसी धनराशि को स्वयं का इतना गुना होने में कितना समय लगेगा? कैसे इसको हल किया जाए बोलिए? 12 और 8 को क्या कर दिया जाए? दोनों जगह धन चूंकि सेम है, इसी धनराशि को बोला है, तो एक जगह धन दिख रहा है 8 और एक जगह धन दिख रहा है 12, तो सबसे पहले धन को सेम कर लिया जाए। तो धन सेम होने का मतलब 8 और 12 से कटने वाली मूलधन कितना मान लिया जाए? 24। तो कह रहा है कोई धन 7.5 साल में अपने का 11/8, तो अपने का 11/8 यानी कितना होता है? कै साल में? 7.5 साल में। ये मिश्रधन हो गया है। तो कह रहे इसी धनराशि को स्वयं का 19/12, तो 12 दूनी 24, 19 दूनी 38, अमाउंट 2। यानी कि क्वेश्चन सीधा सा बन गया 6 व 3 9 रुपये का ब्याज, 6 व 3 9 रुपये का ब्याज मिल रहा है 7.5 वर्ष में। और 7.5 का मतलब लिख दीजिए ना 15/2 वर्ष में। 15/2 वर्ष में 9 रुपया का ब्याज, यानी 9 रुपये का ब्याज 15/2 वर्ष में, तो इतना का मतलब कितना हो जाएगा? 14 रुपये का ब्याज कै साल में? तो 2 से 7 बार में 3 3 का 9 और 3 5 15, 35/3, तो 10 × 3 = 30। तीन 4 के 12, 4 दूनी 8, 11 वर्ष 8 महीना। होगा कि नहीं होगा? चलिए 21 22 23 और ख़त्म हो गया। चलिए नेचर 3 गुना गुनी पर आधारित, ये लगता है शुरू हुआ था ना। चलिए जब शुरू हुआ था तो आप बोलिएगा 1 2 3 हाँ बता देते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक दर से एक निश्चित समय टी वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 9/6 है। तो टी का मान बताइए लीजिए। ब्याज जो है धनराशि का 9/6 कि 9/16 है वो, देख लेते हैं। धनराशि का 9/6 यानी धन होगा 6 तो ब्याज होगा 9, ब्याज होगा 9 तो धन होगा 6, और ब्याज जो होता है मूलधन का RT%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9 R × T%। 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 2 × 6, 2 × 50 = 100, यानी कि 3T, तब T बराबर हो जाएगा 50/3। नहीं हो रहा है ना? 9/16 पे आएगा क्या? 9/16 पर देख लिया जाए तो 4 × 16 और 4 × 25 = 100, 4 × 6 पूर्णांक आ गया ना? सुधार लीजिए। वही चलते हम भी थोड़ा पढ़े, शुरू में हमको डाउट लग गया, डाउट हो गया शुरू में ही।
4, 5, इधर 3 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में, छोड़ दीजिए इसको, अगर टाइप में आएगा, नहीं भी बना होगा तो कोई बात नहीं। 6 बता दें हैं? हाँ, लड़की बताएगी। 6.25% का फ्रैक्शनल वैल्यू बताइए कितना होता है? 6.25% का भिन्न में बताइए कितना होगा? देख लीजिए इस सब की हालत। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से निवेश की राशि हो तो n वर्षों में स्वयं का 11/8 गुना हो जाती है कि मतलब स्वयं रहा होगा 8 और हो जाएगा 11, तो मिश्रण ना हुआ, तो ब्याज कितना होगा? अब ब्याज बराबर होता है मूलधन का RT%, इतना ही परसेंट कर दिया, I/T, परसेंट वाला तो ले लिए हम लोग ना। तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, सात नहीं बना होगा पूछ लेना। 8 तो बहुत बार रिपीट हो गया, अब आगे बढ़ा जाए। 9 ये भी रिपीट हो गया। 10 कितने समय में किसी धन से साधारण ब्याज की 5% की दर से 40% की वृद्धि? 40% वृद्धि का मतलब मूलधन होगा 100, बढ़ेगा 40 तो हो जाएगा 100, ये तो मूलधन हो गया और ये मिश्रण हो जाएगा। कह रहा है कि 5 रुपया वार्षिक ब्याज, यानी कि 5 रुपया के ब्याज मिलेगा 1 साल में, तो 40 रुपया के ब्याज मिलेगा। अच्छा ये भी खत्म ही हो गया, हम सोचे कि बड़ी लंबा चलेगा अभी। 11 8% वार्षिक ब्याज। इसमें देखो हम आपको बताएं कि नहीं बताएं मुझे नहीं पता, ये भी तरीका शायद बताए थे ना। तरीका बहुत सारा था, एक तो I बराबर 80%, या तो 8% साधारण ब्याज, यानी मूलधन होगा 100 रुपया तो ब्याज मिलेगा 8 रुपया 1 साल में, यानी 8 रुपया के ब्याज मिल रहा है 1 साल में, तो 3 गुना होने का मतलब है 100 का चीज़ 300, यानी ब्याज मिलना चाहिए 200, तो 200 का ब्याज कै साल में? तब 25 वर्ष में। क्या गलत बोले? क्या किए पता चला? कुछ नहीं, यही तो किए कि 8% का मतलब मूलधन होगा 100 रुपया, तो ब्याज मिलेगा 8 रुपया कितने समय में? 1 साल में। तो स्वयं का 3 गुना होने का मतलब 300 होने का मतलब ब्याज कितना मिलना चाहिए? 200। तो 8 रुपया के ब्याज मिल रहा है 1 साल में, तो 200 रुपया के ब्याज कै साल में? या I बराबर 80% भी कर सकते हैं मूलधन का, जैसे दिल करे वैसे करो, रटना बस नहीं है। चलिए, लगता है कि टाइप 8 ही कल ख़त्म हुआ था, नहीं 8 तक हुआ था ना। टाइम कितना हुआ है? 10-20 मिनट समय है। चलिए 10 मिनट तो समय है, उतना काफ़ी है। जब द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है, देखो अब आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस क्वेश्चन आप किताब पलटिएगा, जो दिल करे वो किताब पलटिएगा, उससे समय से संबंधित क्वेश्चन खोजिएगा, उम्मीद है कि बन जाएगा। और अगर नहीं बनेगा तो आपके मिसलेनियस में वो शायद क्वेश्चन दिख भी जाएगा, अभी तक तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन दिख जाना चाहिए अगर ऐसा कुछ आएगा तो। अब हम लोग समय वाला सीख ले। देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? निश्चित राशि में ज्ञात करना, मूलधन, ब्याज, मिश्रण, ये सब ज्ञात करने वाला पहले हम लोग सीख लिए, उसका तुलना उससे करके जो पूछे उससे गुना। सेकंड केस हम लोग अभी तक एक ही क्वेश्चन किया और ये दूसरा क्वेश्चन समय निकालने वाला सीखे। समय को अलग अलग कितने तरीके से पूछा जाता है उसको नेचर वाइज बांट दिए। अब नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है वो है दर ज्ञात करने वाला। अब दर ज्ञात करने वाला कितने तरीके से क्वेश्चन बनता है वो सब नेचर वाइज आपका किया हुआ है। नेचर 1, नेचर 2, नेचर 3, नेचर 4, नेचर 5, नेचर 6 जो भी होगा वो सब आपका किया हुआ है। तो दर ज्ञात करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। आप लोग को बताया गया था कि दर का डिफिनीशन क्या होता है, रेट का डिफिनीशन आप लोग को बताया गया होगा। आप ही फर्स्ट बेंच वाले कोई बोल दीजिए,
दर का डिफिनेशन कोई बोल सकते हैं तीनों में। दर का डिफिनेशन बताया गया होगा कि 100 रुपये में किसी निश्चित अवधि पर मिलने वाला जो ब्याज होता है वही आपका दर कहलाता है ना। लेकिन ध्यान देना, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 99.99% अभी तक जो दिमाग यहाँ लगाए नहीं है लोग, लगाएगा तब वो कोई दिक्कत नहीं है। वार्षिक पूछा जाएगा आपसे, कुछ भी नहीं बोले तो भी समझना है कि वार्षिक पूछ रहा है वो। तो वार्षिक ब्याज पूछने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ब्याज का तो कैलकुलेशन हम लोग मूलधन पे करते हैं। जो हम लोग ब्याज का कैलकुलेशन करते हैं किस पे करते हैं, मूलधन पे। लेकिन जो मूलधन 100 रुपया हो और उस पर जब हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे किसी निश्चित अवधि का, तबे हम कहेंगे कि दर का बात हो रहा है। तो मूलधन पर तो ब्याज काउंट होता है, लेकिन जो मूलधन होना चाहिए वो कितना रुपया होना चाहिए, 100 रुपया पर। यानी 100 रुपया पर जब हम लोग ब्याज कैलकुलेट करेंगे, और वो भी कितने समय के लिए, 1 वर्ष के लिए, तो हम कहेंगे कि ये रेट का बात हो रहा है। समझ गए। जैसे 10% ब्याज, तो आप पढ़े थे ना, इसका मतलब कि 100 रुपया मूलधन होगा तो ब्याज मिलेगा 10 रुपया। कितने समय के लिए, 1 साल के लिए। तो देखो ब्याज, मूलधन आ गया नीचे, ब्याज चला गया ऊपर, कितने साल का, 1 साल का। इसका मतलब नोट करके जल्दी से छापो, लिखो। लिखा जाए, जब कभी भी हमें दर ज्ञात करना होगा, जब कभी भी हमें दर ज्ञात करना होगा, जब कभी हमें दर ज्ञात करना होगा, जब कभी हमें दर ज्ञात करना होगा, इधर ध्यान दीजिए, ये 10/100 का मतलब 10:100 बोल सकते हैं, या मेरा दिल करेगा तो 100:10 भी बोल कर सकते हैं। जबकि 100 मूलधन है और 10 ब्याज है, तो 100 रुपया में 10 रुपया यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कै %, 10%। यानी कि दर निकालने के लिए दो ही चीज़ का जरूरत था, मूलधन और ब्याज, वो भी कै साल का, 1 साल का। तबे न कहेंगे 10% वार्षिक। 2 साल का लिख लीजिएगा तो ये 10% वार्षिक पढ़ाएगा। इसलिए लिखा जाए तो क्या लिखे, जब कभी भी हमें दर ज्ञात करना होगा तो हमें मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज का रेशियो लिख लेना होगा। बस इतना ही नियम है और कुछ अलग नियम नहीं है, और ये भी नियम रटना नहीं है बिल्कुल। मतलब आज के बाद कहीं भी, जैसे देखो ये शुरू से हम लोग सीखते आ रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो भाई जब तक CPSP नहीं पता होगा तो हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट नहीं बता सकते थे। वैसे ही डिस्काउंट परसेंट के लिए MP और SP का रेशियो होना चाहिए, या MP और डिस्काउंट भी हो तो भी चलेगा। वैसे ही आपके पास रेट परसेंट निकालना होगा SI में, तो मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज चाहिए, रटना नहीं है। तो चलिए, दर ज्ञात करने पर आधारित आपका नेचर 1 बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया गया है। गधा भी सीख सकता है। आप तो बहुत तेज तर्रार ऑफिसर बनने वाले आप लोग स्टूडेंट हैं। देखिए, किसी दर से 4000 रुपये का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 1400 रुपया हो जाएगा। अच्छा, किस दर से 4000 रुपये का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 1400 रुपया हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया क्या है, दर। देखो ना, सब दर है ना, ऑप्शन में दिया किस दर से, तो दर पूछा गया। तो दर जब भी हमको पूछेगा तो हमारा पहला काम होना चाहिए मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज का रेशियो लिखना। तो बताओ मूलधन कितना है, 4000 रुपया। मूलधन है 4000 रुपया, और ब्याज हमको लेना है कै साल का, 1 साल का।
तो साधारण ब्याज 1400 रुपया हो जाएगा कई साल में? तो 1400 रुपया का ब्याज 5 साल में, तो 1 साल में तो 5 से भाग देंगे तो ना होगा, 1 साल का ब्याज हो गया। अब रुक जाओ, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से 2 बार में भी कट जाएगा, पूरे काट देवे नहीं। चलिए अब तो कोई फायदा दिख नहीं रहा। 2 0 से 2 0 कट गया, आइए हो जाएगा 40 पचे 200, इधर हो जाएगा 14, यानी कि 200 रुपया में 14, तो 100 रुपया में कितना 7, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 7%। 100 रुपया पे जो 1 साल का ब्याज होता है वही ना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और नहीं तो 200 रुपया नीचे, मूलधन नीचे, ब्याज ऊपर, प्रतिशत में पूछा इसलिए गुना 100, है ना। तो ऐसा काम क्यों करेंगे, छोटा छोटा चीज़ को बड़ा नहीं करना है। तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन भी बना सकते हैं, नहीं कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 300 रुपया 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा, 361 रुपया हो जाएगा, दर पूछा है। तो हमारा काम है मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज का रेशियो लिखना। तो बोलिए मूलधन कितना है 300, ब्याज कितना होगा 361 हो जा रहा है, माने मिश्रधन है, तो ब्याज कितना होगा 61। कै साल का है, तो 1 साल का हमको लेना है। तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1200 रुपया, इधर हो जाएगा 61, तो 1200 में 61, तो 61 को 12 से 12 पचे 60, 5 पॉइंट समथिंग। कैसे ऑप्शन कैसे दिया है, कैसे ऑप्शन दिया देखिए, 5 नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। पाँच पूर्णांक है ऑप्शन में, हाँ तो ठीक है। तो आपका हो गया 61/12, अब 12 पचे 60 और 1 61, यानी कि 5 पूर्णांक 1/12। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब इजी नेचर का क्वेश्चन है। दर निकालना होगा तो मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज का रेशियो लिख लेना है। कुछ कुछ आपके लिए हम न छोड़ेंगे। यदि मूलधन और 5 वर्ष का ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज का दर बताइए। इसके लिए हमको चाहिए मूलधन और ब्याज, लेकिन कै साल का 1 साल का। तब मूलधन दिया हुआ है कितना 10, अब ब्याज है कितना 3, लेकिन कै साल का, तो 1 साल के लिए हमको 5 से भाग देना पड़ेगा। तो 50:3, तो 100:6, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन, ये तो आप लोगों को बनाना था लेकिन बना देते हैं। तब मूलधन और मिश्रधन दिया हुआ है, लेकिन हमको चाहिए दर, तो उसके लिए चाहिए मूलधन और 1 साल का ब्याज का अनुपात। बोलो मूलधन कितना है 10, मिश्रधन कितना है 12, तो ब्याज कितना होगा 2। कै साल का 1 वर्ष के बाद दिया है ना, तब तो बड़ा आसान है। ये 100 होगा तो ये 20 होगा, यानी कै %। चलिए अगेन एक बुतरू हो गया। दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात इतना है। मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है 4:5 है। 3 वर्ष के बाद उसी ब्याज की दर से, तरीका तो ढेर हमको एकरा में देख रहा है, रुक जाइए। मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो 5:7 है। बताओ मूलधनों बदल जाएगा, सीआई नहीं ना है, एसआई में मूलधन तो जिंदगी भर सेम रहता है। तो सबसे पहले मूलधन को सेम करेंगे। देखो तो मूलधन सेम है, तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकरा 4 से और एकरा 5 से, और जब एकरा 5 से तो एकरो 5 से, एकरा 4 से तो एकरो 4 से। अब बड़ा बुतरू लेवल का क्वेश्चन हो गया कि मूलधन हमको तो क्या निकालना। देखो तो दी गई समय किसी दर से समयावधि ब्याज की दर क्या है, तो दर के लिए हमको क्या चाहिए मूलधन और ब्याज का रेशियो, लेकिन कै साल के लिए 1 साल के लिए चाहिए।
तो बोलो मूलधन कितना है? 25 हो गया ये। मूलधन है 20 और ब्याज हमको चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, पहले मिश्रधन कितना था? 25 रुपया। अब मिश्रधन कितना हो गया? जादू टोना से ये 3 रुपया काहे बढ़ रहा है? 3 रुपया कहाँ से बढ़ा होगा? ब्याजे ना मिला होगा। और कितने साल बाद? 3 वर्ष बाद। यानी कि 3 साल का ब्याज बहुआ 3 रुपया, तो 1 साल का ब्याज, तो ये 20 है तो 1 है तो ये 100 होगा, तो ये कितना होगा? यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। हाँ अब कुछ बोल रहे थे आप लोग, बोलिए। समझ गए? डिफरेंस सेम तब हम लोग करते जब दोनों का समय सेम रहता, तब। रेट सेम हो, समय सेम हो तो डिफरेंस सेम होगा। बोलिए क्यों? मूलधन वही है, रेट परसेंट वही है, टाइम वही है, तो ब्याज भी। अब ब्याज का मतलब मूलधन और मिश्रधन का अंतर ही ब्याज कहलाता है। यानी दोनों जगह ऐसा तब होता है जब रेट और टाइम कांस्टेंट होता है। बट यहाँ टाइम कांस्टेंट नहीं हो रहा है, यहाँ बोला है किसी समय अवधि के लिए, कंफर्म नहीं हो रहा है। तो बना लेंगे ना आप लोग इस टाइप के। मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज का रेशियो लिख करके आपको हल करना है। चलिए अब हम बात करते हैं नेचर 2 में क्या है। चलिए ये ढेर है, होमवर्क ढेर हो जाएगा आज के लिए। समझिए तो यही है वो होमवर्क होगा ना, क्योंकि इससे पहले तो सब दिया गया है। हाँ अच्छा एक बात बताओ, 2 क्वेश्चन बना देते हैं। मैथ की नहीं, कॉमन सेंस की बात करेंगे हम। पहला बात, 2 स्रोतों से 1500 रुपये 3 वर्ष के मेरे साधारण ब्याज में इतना रुपया अंतर हो तो उनकी ब्याज दर में क्या अंतर है? अरे भाई मेरे 1500 रुपया पर, माने पहले वाला मूलधन भी P रुपया है, दूसरा वाला भी मूलधन P रुपया है। एक होगा R1% की दर से T1 समय के लिए, एक होगा R2% की दर से पश्चात मिले साधारण, ये भी T1 समय के लिए। 2 स्रोतों से 3 वर्ष के पश्चात, दोनों के लिए समय क्या रह गया? सेम। तो इसका जो डिफरेंस आएगा, मान लेते हैं कि ये R1 जो है ग्रेटर देन है R2 से, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? D बराबर क्या हो जाएगा? देखो हल करके, D बराबर क्या होगा? P तो कांस्टेंट है ना, तो P R1% इंटू T1। अच्छा T1 भी कांस्टेंट है ना, तो R1% और माइनस R2% इज इक्वल टू निकल गया कौन चीज़ बउआ? इस बात से कहाँ समझ में आया कि P इंटू रेट का डिफरेंस परसेंट इंटू T ही तो होगा डिफरेंस। गलत बोल रहे हैं? इस बात से क्या सीख मिलता है भाई मेरे, कि अगर रेट निकालना होगा, दर निकालना होगा, तब तो हमको मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज का रेशियो निकालना पड़ता है ना। लेकिन अगर दर का अंतर निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े? दर नहीं, दर का अंतर, तो जो दर का अंतर दिया होगा वो करे से रख के हल कर लेंगे। चलो ये तो हमारा काम था बताना। देखो हम क्या बोले, तो उनकी ब्याज दर में अंतर बताइए। तो ब्याज दर में अंतर का मतलब ब्याज का अंतर दिया होना चाहिए। ब्याज दर पूछता तो ब्याज दिया होना चाहिए 1 साल का। क्या बोले? दूसरे भाषा में ऐसे समझो। अच्छा एक बात बताओ, 2 साल में ब्याज का अंतर है 20 रुपया, तो 1 साल में 10 रुपया नहीं होगा? 3 साल में ब्याज का अंतर है 30 रुपया, तो 1 साल में 10 रुपया होगा। ऐसा ही है ना भाई, इसमें थोड़े अंतर बदलेगा। मान लीजिए आप किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिए हैं कोई धन, हम भी लिए हैं उतना ही धन, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से या अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से। हम अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिए, आप अलग, जितना धन आप लिए उतना ही धन हम भी लिए।
आपका पहिल का साल ब्याज आ रहा है 50 रुपया, हमारा पहिल का साल ब्याज आ रहा है 60 रुपया, क्योंकि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हम लिए हैं। तो ये बताइए कि जब हम ज़्यादा लिए हैं तो हमको 10 रुपया आपसे ज़्यादा ब्याज लग रहा है, तो हमारे आपके ब्याज में अंतर कितने का हो रहा है? 10। अगले साल आपको फिर से 85 रुपया ब्याज देना होगा, हमको 40 रुपया, या आपको 50 रुपया तो हमको 60 रुपया, ऐसा बोले थे ना। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं। देखिए, आपको जो है 50 रुपया ब्याज देना पड़ रहा है और हमको 60 रुपया, क्योंकि भाई हमने ज़्यादा रेट परसेंट से पैसा लिया था। आप भी 1000 रुपया उधार लिए थे और हम भी 1000 रुपया उधार लिए थे। फ़र्क इतना है कि हम ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिए थे, आप कम लिए थे, तो इसलिए हमको एक साल का ब्याज ज़्यादा लग रहा है। आपको 85 रुपया लग रहा है, हमको 60 रुपया लग रहा है। यानी पहले साल हमारे आपके ब्याज में अंतर कितने रुपए का? 10 रुपये। अच्छा, अगले साल आपको कै रुपया ब्याज लगेगा? कितना है? 85 रुपया ना, और हमको 60 रुपया, तो अंतर कितना रहेगा? हाँ, तो 2 साल में अंतर कै रुपये का हो जाएगा? 20 रुपये। कैसे? 2 साल का हमारा ब्याज हो रहा है 100 रुपया, आपका 2 साल का ब्याज हो रहा है 120 रुपया, तो अंतर कितने का? तो 2 साल में अंतर 20 रुपया का हम दोनों का, तो 1 साल में अंतर 10 रुपया का नहीं होगा? तो भाई मेरे यहाँ से भी कई रास्ता है बनाने के लिए। कह रहा है 3 वर्ष के पश्चात मिले साधारण ब्याज में 13.5 रुपया का अंतर है, तो 3 साल में 13.5 रुपया का अंतर, तो 1 साल में 13.5/3 का अंतर होगा कि नहीं होगा? और वो जो रेट ऑफ परसेंट आएगा वो डिफरेंस ही डायरेक्ट आ जाएगा। तो देखिए, मूलधन और ब्याज का अंतर लिख लेंगे कितने समय का? 1 साल का। जब ब्याज का अंतर दिया रहे तब मूलधन कितना है? 1500, ब्याज का अंतर कितना है? 13.5। कितने साल का है ये? 3 साल का। तो 1 साल में अंतर इतना ही रुपये का ना होगा? कितने परसेंट का डिफरेंस आएगा? हमने नहीं समझ में आया तो बोलो, रटना नहीं है। अब ये देखो, 15 9 35 से 3 3 का 9, आइए को 0 भी है, यानी कि 0.3% डिफरेंस। मतलब ये हुआ कि अगर ब्याज दिया रहे, पहला बात तो हम लोग सीखे कि दर निकालना होगा तो मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज लिखना होगा। लेकिन अगर दर का अंतर भी दिया रहेगा तब वो उसी तरीके से हल करेंगे जैसे करते आ रहे थे। फ़र्क इतना है कि जब ब्याज दिया रहता था तो ब्याज दर निकलता था, जब ब्याज का अंतर देगा तो यहाँ दर का अंतर निकलेगा। बस नहीं, एक बार आखिरी समझा देते हैं। देखो, कंप्लीट वैल्यू लेकर के दिखा देते हैं आपको। माना कि मूलधन है 1000 रुपया, मूलधन है 1000 रुपया। अच्छा, मूलधन 1000 रुपया, ये है स्नेहा, ये ली है 1000 रुपया उधार, और ये है नेहा, ये भी ली है बेचारी 1000 रुपया उधार। देखो इधर ध्यान दो, इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। समझ में आ रहा है? तो 1 साल बाद का इसका ब्याज हम आपसे पूछेंगे, 1 साल का ब्याज हम इससे आपसे पूछेंगे तो कितना होगा? 100 रुपया। और इसका 1 साल का ब्याज कितना होगा? 100। हम पूछेंगे कि इन दोनों का अंतर बताओ, तो कितना? 20 रुपया। अच्छा, जब 1 साल में 100 रुपया, तो हर साल इसको ब्याज कितना देना पड़ेगा? 100 रुपया। और ये देगी 120 रुपया, फिर ये देगी 100 रुपया, फिर ये देगी 120 रुपया। तो 3 साल में इसका ब्याज हो जाएगा 300 और इसका ब्याज हो जाएगा 360। तो 3 साल में अंतर कितने का? 60 का। तो 1 साल का अंतर आ भी रहा है। ऐसा ही है ना भाई, कहाँ इसमें बदलेगा? अब ये नहीं समझाना था हमको, ये तो पहले समझा दिए। हम चाह रहे कि थोड़ा सा और अंदर में चलो। तो 1 साल का अंतर आ रहा है 20 रुपया का। कितने में? 100 रुपया में। 100 रुपया में 20 का, यानी कि इसका जो आ रहा है, सॉरी 20 का, या ऐसे बोलते हैं, देखो हमको दोनों का रेट परसेंट का डिफरेंस निकालना है। दर का क्या निकालना है? ब्याज दर का अंतर दोनों में क्या था? हमको ब्याज दर का अंतर दिख रहा है कितने? 2%। ब्याज दर में अंतर कितने का? तो 1000 का 2% हल करो तो कितना होता है? कुछ बात बोले, समझ में आया? यानी कि जब डिफरेंस परसेंट ऑफ रेट निकालना होगा तब वो हमको कुछ नहीं करना है। मूलधन
और ब्याज का डिफरेंस जो कि कितना है 20 करेंगे तो वो रेट का डिफरेंस परसेंट दे देगा। तो 1000 में 20 तो 100 में 2 यानी कि रेट ऑफ डिफरेंस निकला कितना 2%। डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ डिफरेंस नहीं, डिफरेंस ऑफ रेट परसेंट कितना 2%। तो बात समझ में आ गया। तो जब कभी भी अगर ब्याज का अंतर भी निकालना होगा, ब्याज दर का अंतर भी निकालना होगा तो उसी तरीका से हल करेंगे जैसे दर के लिए करते थे, मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज का रेशियो। तो यहाँ ब्याज नहीं दे रहा रहेगा, 1 वर्ष का ब्याज का अंतर। तो चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा हम लोग कर लेते हैं, ये आपको सोचने के लिए। सेम वही क्वेश्चन हुआ है, योग अंतर। देखो, 2 भिन्न बैंकों से 500 रुपये के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज का अंतर 2.5 रुपया है, तो उनकी ब्याज का वार्षिक दर का अंतर बताइए। दर का अंतर पूछे चाहे दर पूछे, तरीका वही रहेगा, क्या मूलधन और ब्याज का रेशियो लिखेंगे। लेकिन यहाँ अंतर का बात है तो यहाँ डिफरेंस ही लिखाएगा। कितने साल का 1 साल का। तो चलो मूलधन कितना है 500 रुपया, ब्याज का अंतर कितना है 2.5 रुपया, कै साल का तो 1 साल में 1.25 का ही ना अंतर आएगा। चलो पॉइंट हटेगा तो 1 0 आई 5 से 5 पचे 25, 5 चौका 20, 401, 400/1 का मतलब 0.25%, 1/4 हो गया ना, 1/4 0.25%। और ये देगा क्या चीज़ आपका रेट का डिफरेंस। समझ में आ रहा है ना। चलो तो आज भर इतना ही रहेगा। नहीं रुक जाओ। नेचर 3 2 क्वेश्चन और। नेचर 3 गुना गुनी पर आधारित। कुल मिलाकर हमको क्या पूछ रहा है, किस दर से, कुल मिलाकर हमको क्या क्वेश्चन किया गया है, दर कितने तरीके से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ये सब नेचर वाइज बांट दी हुए। समय कितने तरीके से पूछा जाएगा वो सब पहले कर लिए हैं। तो दर जब भी हमको निकालना होगा तो क्या करना है, बोलो। सीपी और एसपी का रेशियो बता रहा है सब। मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज का रेशियो लिख लेना भाई लोग, और कुछ नहीं करना है। तो कह रहा है किस साधारण ब्याज की दर से, पूछ तो रहा है दर। कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना होगा। 3 गुना होने का मतलब मूलधन होगा 1, तब मिश्रण होगा 3, तब ब्याज मिलेगा कितना 2। कै वर्ष में, तो 1 वर्ष का हमको लिखना है तो 20 से भाग दिए, तो 20/2 तो 100/10 यानी कै %। कितना आसान है, सब बिना दिमाग का चीज है रे भाई। फिर से यही क्वेश्चन आ गया। चलिए कोई बना दिया जाए, काहे कि कल तो ऐसे पूछिएगा नहीं, महीना में देले है। तो ब्याज की दर क्या होगी, मेरे दिमाग में इतना ही काम किया है कि ब्याज दर निकालना है भाई लोग। तो मूलधन और ब्याज का रेशियो लिख लेना है, वो भी 1 साल के लिए। देखो कहीं मेहनत नहीं करना है, सिर्फ बेसिक और कॉन्सेप्ट पे, 2 चीज़ पे मेहनत करना है। अगर हमको महीना साल ये सब चेंज करने आता है तो वो हमारा हुआ बेसिक। अगर हमको इसका कॉन्सेप्ट पता है कि दर के लिए क्या करना है, तो मूलधन और ब्याज का रेशियो, तो फिर ये गड़बड़ कैसे हो सकता है। तो स्वयं का 17/10 गुना, यानी कि स्वयं धन रहेगा 10, तो हो जाएगा मतलब ये मिश्रण ना 17, तो एक मतलब ब्याज होगा 7, लेकिन ब्याज रखना है 1 साल का। और यह समय है 2 साल 6 महीना, और 2 साल 6 महीना का मतलब होता है 5/2 साल, 2.5 साल ना, यानी 5/2 साल। तो 1 साल के लिए बट्टा, यानी ये 50 होगा तो 14 होगा, 100 होगा तो कितना बढ़िया बात है। तो आज भर इतना ही रहेगा, आप लोग करके आइए, बाकी बातें कल